नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अनीस शर्मा उड़ान IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षक एवं सहायक शिक्षक पद हेतु पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस को। तो जो सिलेबस है वो सबसे पहले सहायक शिक्षक का, तो सहायक शिक्षक हेतु जो पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो टोटल 8 यूनिट है। स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं कक्षा कक्ष की गतिविधियां, परिवार, अपने शरीर की देखभाल और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक है सहायक शिक्षक। इसके बाद क्या है, शिक्षक पद हेतु। तो शिक्षक पद हेतु क्या है, जो सिलेबस है हमारा पर्यावरण। तो हमारा पर्यावरण में कौन कौन सा टॉपिक है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जैविक एवं अजैविक घटक, बायोटिक एवं एबायोटिक कंपोनेंट, खाद्य श्रृंखला है, फूड चैन, खाद्य जाल, फूड वेब। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रण। ठीक है, तो ये जो है शिक्षक पद के लिए। तो देखिएगा सहायक शिक्षक और शिक्षक पद में ये जो पोर्शन है हमारा पर्यावरण, ये जो दिया हुआ है वो दोनों में कॉमन है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाकी के जो यूनिट्स हैं, जैसे कि ये सहायक शिक्षक वाला, ठीक है, तो इसमें मैंने अभी बताया जस्ट आपको, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र वाला टॉपिक दोनों में कॉमन है। तो ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, तो हम लोग क्या है यूनिट वाइज क्वेश्चन को MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या है, इकोसिस्टम या पर्यावरण का जो पोर्शन है उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखिएगा क्या है, उड़ान IAS एकेडमी के द्वारा CGPSC टेस्ट सीरीज अभ्यास 2025, ठीक है, ये चल रही है। अभी कुल 45 टेस्ट होंगे और ये 20 जुलाई से क्या है चालू हो चुका है। सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार मॉर्निंग या इवनिंग, जो भी आपको शिफ्ट जो बन रहा होगा, जैसे मॉर्निंग में 9 बजे और शाम को 4 बजे, दोनों समय आप टेस्ट दिला सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट दिलाने के लिए, रजिस्टर करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, जैव पदार्थों का अपक्षय, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ज्वालामुखी क्रियाएं, वोल्केनिक इरप्शन। ये जो है इसमें से पूछा गया कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कि किसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, है ना। श्वसन का देख लेते हैं। श्वसन में क्या होता है, देखिएगा हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन या श्वसन प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, C6H12O6 का। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 ATP के अणुओं का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर निकलती। तो यहाँ पे बाहर निकल रही है। जैव पदार्थों का अपक्षय, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल का डीके यदि होगा वो सड़ेगा, उसको केमिकली मतलब उसका डिग्रेडेशन या विघटन होता है रासायनिक रूप से। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल का डिग्रेडेशन होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ज्वालामुखी जो क्रियाएं हैं, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, वहां से तो 100% क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ये जो रेस्पिरेशन और क्या है, जैविक पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तीनों जो है ये ऑप्शन होगा। ठीक है, सही है, पहला वाला गलत है, बाकी 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी की कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके कारण बढ़ता है वो देखना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिएगा ये अभी जो प्रश्न जो है उससे मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किससे बढ़ती है,
तो कार्बन प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन देखें तो गलत हो जाएगा। जैविक पदार्थों के अपचय से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, श्वसन के द्वारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिएगा इस पृथ्वी पर क्या है, जीव जंतु और मनुष्य की जनसंख्या ज्यादा है, तो वो सभी श्वसन करते हैं, इसीलिए क्या होगा, श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सबसे ज्यादा बनेगा, बाकी तो क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो गलत है ऑप्शन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो सौर विकिरण मतलब क्या हो गया, सोलार एनर्जी या प्रकाशीय ऊर्जा, कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में और नाइट्रोजन चक्र में। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब है क्या, इसमें सौर विकिरण मतलब लाइट की बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है। देखिएगा इसका क्या है, आंसर होगा जल चक्र में। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जो पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, इसका इवेपोरेशन होगा, तो ये क्या बनेगा, जल वाष्प या वाटर वेपर बनता है, और जब ये जल वाष्प या वाटर वेपर बनेगा तब क्या हो जाएगा, बादलों का निर्माण होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अनुकूल समय जब आता है तो वर्षा ऋतु के समय में क्या है, बारिश होती है। तो क्या होगा, ये जो प्रक्रिया थी जल चक्र की, वो किससे प्रारंभ हुई, ये प्रारंभ हुई थी जब सनलाइट क्या है, पड़ा था पृथ्वी पर। जब सनलाइट पृथ्वी पर पड़ा और क्या है, जब क्या है, पानी जो है या वाटर है, जब वो जल वाष्प में परिवर्तित हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसें को समूह को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का समूह है वो वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो क्या करेंगे, इंग्लिश का टर्म जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जितने भी क्या है हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश का टर्म जरूर याद रखेंगे, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन में क्या होता है, व्यापम वगैरह की ये आपको ऐसा पूछा जाएगा, ये ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश का टर्म पता होना चाहिए। तो एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है, गैसों का समूह है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है 78%, और क्या है, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है लगभग 20 पॉइंट समथिंग है, तो 21% लेके उसको राउंड ऑफ करके। और इसके बाद क्या, तीसरा जो गैस आता है ऑर्गन, एक इनर्ट या इनएक्टिव गैस है जिसकी मात्रा 0.9%। और कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.03, ये बढ़ करके आजकल ये कितना 0.04% तक पहुंच गया है। ठीक है, इसी के कारण क्लाइमेट चेंज वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, अभी जस्ट मैं बताया आपको। ठीक है, ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, बट इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 78% नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। ठीक है, तो वो उससे वही है 78% ही आएगा। कंफ्यूज करने के लिए क्या है, ये ड्राई एयर दे दिया है, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो ये 78% ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है। अपकर्ष का मतलब होता है डिग्रेडेशन। ठीक है, और आप यदि क्या है पढ़ लिए होंगे कोई टॉपिक को, तो क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका ना प्रैक्टिस भी होता रहे। ठीक है, तो क्या है पर्यावरण अपकर्ष, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकीय असंतुलन और उपर्युक्त सभी। देखिएगा यहाँ पे पूछा गया कि पर्यावरण का विनाश या डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बिल्कुल सही बात है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ठीक है, हाँ, मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और क्या है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम में विभिन्नता के परिणाम स्वरूप असंतुलन बोला जा रहा है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तीनों है। ठीक है, उपर्युक्त सभी, इसका आंसर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कई बार इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में पूरा नाम दिया हुआ है ना, ठीक है, बट क्या है कई बार आपको ना ये नीरी ऐसा ही शब्द पूछा जाता है, इंग्लिश में दे देगा तो ऐसा नीरी, या फिर हिंदी में नीरी, ऐसा भी प्रश्न बनता है। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इसका जो मुख्यालय है वो है नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा, नागासाकी। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? पर्यावरण से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम मतलब क्या हो गया, ये नीदरलैंड की कैपिटल है, यूरोप का एक कंट्री है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ है, ठीक है, 1986 में लागू हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल और नेशनल ग्रीन ट्राइब, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एनजीटी देखिएगा क्या है, एक क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है ना, जो कि क्या है, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखती है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को मतलब जैसे कि क्या है, अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव जो एरिया है जंगल का, है ना, कोल माइंस के लिए वहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उसके लिए क्या है, पर्यावरण को लेके आंदोलन भी हुआ था कि वायु प्रदूषण बढ़ेगा और प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये केसेस जो हैं इस प्रकार के एनजीटी उसको डील करती है और एनजीटी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि क्या प्रोजेक्ट को परमिशन देना है कि नहीं देना है। तो ये क्या है, पर्यावरण को लेके एक ना डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी का, तो ये ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी, ठीक है। तो ये क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कैसे बनता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम कैसे बनता है, तो इकोसिस्टम में क्या होगा, कोई भी जीव रहता है, इसमें क्या है, कोई भी जीव मतलब क्या हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, और क्या है, वातावरण, ठीक है। तो वातावरण मतलब क्या हो गया, जैसे कि वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, और क्या है, ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स है जैसे तापमान, प्रकाश, आर्द्रता इत्यादि, वो सब मिल करके क्या है, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट मतलब जैविक घटक होता है, ठीक है। और जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, इसमें आ जाएगा जैविक घटक मतलब सजीव, लिविंग थिंग्स या सजीवों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें क्या आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, और इसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। पेड़ पौधों को जब हम लोग पर्यावरण पढ़ते हैं तो टर्म चेंज हो जाती है और इसको फ्लोरा कहा जाता है, ठीक है। इसमें जीव जंतु आते हैं, ठीक है, तो जीव जंतुओं को फौना कहा जाता है, जीव जंतुओं को फौना कहा जाता है। तो ये जैविक घटक हो गया। अजैविक घटक भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है, अजैविक घटक भी इसमें ना सम्मिलित किए जाते हैं। अजैविक घटक में निर्जीव या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आता है वायुमंडल, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसमें आ जाएगा जलमंडल, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। स्थल मंडल, स्थल मंडल को बोला जाता है लिथोस्फीयर। इसके अलावा अन्य भौगोलिक कारक, तो अन्य भौगोलिक कारक में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या है, प्रकाश मतलब लाइट, आर्द्रता मतलब क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी, और इसमें आ जाएगा तापमान, तापमान मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, और इसमें क्या आ जाता है, जैसे कि समुद्र तल से दूरी एवं ऊंचाई। तो ये सब चीज़ें भी प्रभावित करती हैं हमको और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको। तो समुद्र तल से ऊंचाई एवं दूरी, तो ये सारी चीज़ें हैं,
ठीक है, तो ये क्या है, पर्यावरण में इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, है ना। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? ठीक है, तो ये इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिकों के नाम पूछे ही जाते हैं, है ना, पर्यावरण में। तो एजी टांसले या अर्थर टांसले ने क्या किया था, ये टर्म दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को इसके अलावा क्या करना है वो भी देख लीजिएगा। इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट चीजों को बता दे रहा हूं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थितिकी, इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थितिकी। और फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी का मतलब होता है क्या, है ना, परिस्थितिकी का पितामह किसको कहा जाता है? इन्वायरमेंट वर्ड किसने यूज किया था? ठीक है, और क्या है ये जो इकोसिस्टम वर्ड का, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, तो इकोसिस्टम क्या है, ये वर्ड यूज किया था आर्थर जी टांसले ने। तो ये बाकी को भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न क्या है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है बोला गया है? इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान रखिएगा, सही है या ये क्वेश्चन बन सकता था, या सही नहीं है ये क्वेश्चन। कई बार हम लोग क्या है, हड़बड़ी में एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में ये पढ़ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए क्या है, पहले क्वेश्चन को ना आराम से पढ़िए, उसके बाद क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो कौन सा गलत पूछा गया है ना, तो यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। अभी जस्ट मैंने आपको इसको डिटेल में बताया, तो ये तो बिल्कुल 100% सही है, इसमें गलत को पिक करना है। इसकी अपनी स्वयं उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसकी स्वयं अपनी उत्पादकता होती है, हाँ, इकोसिस्टम की खुद प्रोडक्टिविटी होती है। कैसे उत्पादकता होती है? जैसे कि क्या है, पेड़ पौधे, जीव, पेड़ पौधे जो हैं वो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं या देते हैं वातावरण में। तो इसकी स्वयं की प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी क्या प्रोडक्ट है? पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो क्या देंगे? ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या है, भोजन देते हैं, जिससे ही तो पूरा शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी क्या है जो सिस्टम डेवलप हुआ है। और यह क्या है, बंद तंत्र। देखिएगा क्या है, ये ना बंद तंत्र नहीं है, ठीक है, ये ना रॉन्ग आंसर है, क्योंकि क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं। अगर पेड़ पौधे हैं जहाँ पे जंगल है, मतलब प्रोड्यूसर है, फिर वहाँ धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण होता रहता है, वो लगातार विस्तृत होता जाता है, तो वो बंद तंत्र नहीं होगा, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, कुछ ना कृत्रिम भी होते हैं इकोसिस्टम, लेकिन प्राकृतिक संसाधन है, ये बात तो सही है। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या है, जो हमने नहीं बनाया है। प्रकृति मतलब क्या है, भगवान ने बनाया है, पेड़ पौधे और वायुमंडल को, पृथ्वी को, ये सारी चीजें, तो ये बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। हाँ, मनुष्य भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, जैसे कि तालाब खोद दिए, अब वहाँ पे मछली डाल दिए, तो वहाँ पे इकोसिस्टम बन जाएगा, क्योंकि तालाब रहेगा तो वहाँ पे काई आ जाएगा, काई या शैवाल, वो हो जाएगा उत्पादक, फिर उसमें जलीय जंतु आ जाएंगे और एक इकोसिस्टम बन जाएगा। खेत, धान का खेत भी एक इकोसिस्टम है जो हम बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो आप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या है, तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन चार घटकों के द्वारा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है ये पूछा गया। इकोसिस्टम किससे बनता है ये पूछा गया है, ठीक है। जल, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, मृदा, तापमान, आर्द्रता और वर्षा, अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, और क्या हो जाएगा, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु एवं परजीवी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी इसको आपको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो चीजें होती हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, बायोटिक मतलब सजीव, और दूसरा होता है क्या, एबायोटिक। एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब क्या होता है, निर्जीव। तो बायोटिक और एबायोटिक, तो सजीव और निर्जीव, ठीक है। उसका उदाहरण वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब चेक करते जाओगे आप, पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में सभी का सभी ना निर्जीव घटक है, ठीक है, तो केवल निर्जीव घटकों से तो नहीं बना है, तो सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं इकोसिस्टम में। मृदा, तापमान, आर्द्रता और वर्षा, ये तो भौगोलिक कारक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, भी गलत हो जाएगा।
अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, वियोजक का मतलब डिकम्पोजर, अपघटक। अगला देख लेते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, परजीवी, ये तो जैविक घटक है केवल, ठीक है, जैविक मतलब बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो गया, ये देखिएगा, पहला ऑप्शन में पूरा अजैविक घटक एबायोटिक है, दूसरा ऑप्शन में भी अजैविक घटक एबायोटिक है, चौथा में केवल बायोटिक कंपोनेंट है। तो क्या होगा, दोनों को मिलाकर के ही तो इकोसिस्टम बनता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, है ना, तो इसका तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो मनुष्य ने बनाया है। कृत्रिम मतलब जो क्या है, मनुष्य ने बनाया, तो मानव निर्मित को कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है, तो मानव निर्मित को क्या है, कृत्रिम बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा, वन, धान का खेत हमने बनाया है, ये तो पहले ही ऑप्शन सही है। बाकी को भी चेक कर लीजिएगा, वन, जंगल हमने नहीं बनाए हैं, ठीक है, घास का मैदान हमने नहीं बनाया है, झील को हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो धान का खेत क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग जो देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए क्या है, एक ना विशेष बैच जो है वो 11 अगस्त क्या है 2025 से प्रारंभ है। तो ये देखिएगा, इसकी टाइमिंग देखिएगा, दोपहर जो 11 बजे से 2 बजे तक का है, और इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे क्या है, कांटेक्ट करके आप बाकी का भी जो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कांटेक्ट कीजिएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम पूछा गया है हमारे क्या है, पृथ्वी में। तो हमारी पृथ्वी में सबसे बड़ा जो क्या है इकोसिस्टम है वो क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समुद्र, घास का मैदान, वन एवं पर्वत, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है इसमें। अगर ये तो आपको पता भी होगा, हमारी पृथ्वी का लगभग क्या हो जाएगा, 3/4 जो भाग रहता है उसमें समुद्र और क्या है, सागर, महासागर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यही 3/4 भाग पूरे पृथ्वी का तो यही है, अकेला समुद्र, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे स्टेबल इकोसिस्टम पूछा गया है आपसे, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम पूछा गया। स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां पे ना हेर फेर या मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जहां पे हेर फेर या मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है। हेर फेर मतलब मानवीय जो गतिविधियां वहां पर बहुत कम है, क्योंकि मानवीय गतिविधियां तो इकोसिस्टम के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि उदाहरण के लिए डिफॉरेस्टेशन, धुआंधार क्या है, हर साल कई हेक्टेयर क्या है वनों की कटाई हो जाती है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट होता नहीं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बड़े बड़े शहर और उद्योग वायु प्रदूषण कर रहे हैं, वो भी एक फैक्टर हो गया, तो उसके कारण हो रहा है। जल प्रदूषण हो रहा है नदियों में, आपको पता ही होगा, गंगा के लिए सरकार कितने हजारों करोड़ का क्या है बजट हर साल क्या है ला रही है, तो वो भी एक कारण है। मतलब क्या है कि ना मानवीय क्रियाकलापों के कारण क्या है लगातार प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, वायुमंडल में भी, चाहे जल मंडल में भी ले लीजिए, चाहे स्थल मंडल में भी, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपसे पूछा गया कि जहां सबसे कम मैनिपुलेशन हुआ है या सबसे कम मानवीय गतिविधियां हुई हैं, इसका मतलब है वहां पर प्रदूषण भी सबसे कम हुआ है। तो उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखिएगा क्या है, सागरी है, वन है, पर्वतीय है, मरुस्थली। सागरी मतलब क्या हो जाएगा, एक्वेटिक हो गया, वन मतलब फॉरेस्ट, पर्वत मतलब क्या हो गया, माउंटेन्स हो गए, और क्या हो गया मरुस्थली मतलब डेजर्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के क्या है 3/4 भाग पर समुद्र है ना, और ये 3/4 भाग पर जो समुद्र है वहां पे ना ह्यूमन मैनिपुलेशन कम हुआ है। उसका रीजन क्या है, हम लोग समुद्र में तो नहीं रहते, हाँ हमारे क्रियाकलापों के कारण समुद्र में प्रभाव पड़ा है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लेकिन स्थल मंडल में ना ज्यादा गंभीर प्रदूषण हुआ है,
किसकी तुलना में? समुद्री प्रदूषण की तुलना में। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका? सागरीय या महासागर जो है ये क्या है? ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? मतलब टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? पर्वत, सागरीय, निम्न स्थलीय और अर्ध शुष्क। ठीक है, तो स्थल मंडल में क्या क्या रहता है? स्थल मंडल को लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, स्थल मंडल को क्या बोला जाता है? स्थल मंडल को लिथोस्फीयर बोला जाता है। तो स्थल मंडल में क्या क्या नहीं रहता है वो पूछा गया है। तो स्थल मंडल में जल मंडल नहीं रहेगा। ठीक है, स्थल मंडल में जल मंडल नहीं रहेगा, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। बाकी पर्वत तो स्थल मंडल में है। निम्न स्थलीय का मतलब होता है मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो है ही है। अर्ध शुष्क मतलब क्या हो जाएगा? रेगिस्तान वाले एरिया। तो ये तो सब स्थल मंडल के भाग हैं, तो ये बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन कौन सा पूछा गया? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम का देखिएगा फॉर्मेट कैसे बनता है वो देखना है ना? इकोसिस्टम का फॉर्मेट कैसे बनता है वो देखना है सबसे पहले आपको। इकोसिस्टम के फॉर्मेट में क्या होता है? सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, है ना? तो इकोसिस्टम के फॉर्मेट में सबसे आता है क्या? पहले प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या हो गए? उत्पादक हो गए, है ना? अब उत्पादक के क्या करेगा? उत्पादक क्या होते हैं इकोसिस्टम में? उत्पादक प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स मतलब पौधे। तो पौधे क्या करेंगे? ऑक्सीजन। और पौधे क्या करते हैं? फूड या भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फूड या भोजन का निर्माण करते हैं। अब ये जो क्या हो जाएगा? ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। तो सबसे पहले पेड़ पौधों से जो भोजन प्रत्यक्षता प्राप्त करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या हो जाएंगे? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? शाकाहारियों का शिकार करने वाले मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी हो गए। द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गए? मांसाहारी हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या होता है? कुछ जो जीव हैं वो शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी हो जाएंगे। और अंत में क्या होता है देखिएगा? सभी जीवों की मृत्यु के बाद उनका रासायनिक रूप से अपघटन हो जाता है बैक्टीरिया और फंगी या कवक के द्वारा। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम का फॉर्मेट हो गया। अब आपको दिए गए ऑप्शन में से क्या करना है? देखना है कि कौन कौन सा क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो पेड़ पौधों से क्या है या प्रोड्यूसर से सीधे क्या है? भोजन प्राप्त करता है। चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ। इसमें देखिएगा क्या है? कभी भी लोमड़ी और बाघ क्या है? ये तो शाकाहारी हो ही नहीं सकते, ये तो मांसाहारी है। और अगर ये मांसाहारी तो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गया। अब क्या है देखिएगा, है ना? दो ऑप्शन कौन कौन सा गलत हुआ है? तीसरा वाला और चौथा वाला। तीसरा और चौथा वाला है कहाँ? तीसरा वाला यहाँ पे ये गलत, तीसरा वाला दूसरे में भी है तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना? और उसके बाद तीसरा और चौथा तो डी में है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचेगा ए, तो चींटी और हिरण। ठीक है, चींटी और हिरण। और अगर आप ऐसा, ये तो इलिमिनेशन मेथड था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसमें मैंने क्या किया। मेरे को जो पता था कंफर्म उसको मैंने हटा दिया, तो इलिमिनेट कर दिया गलत आंसर को। इलिमिनेशन से भी हम लोग सही आंसर तक पहुंच गए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो। बाकी अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको तो 100% पता है कि हिरण क्या है? शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। और दूसरा चीज क्या है? चींटी। आपने आम के जो आम का वृक्ष होता है उसमें चींटी को देखा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आम मीठा होता है और उसके कारण क्या होता है? बहुत सारी चींटी उस पर क्या करती है? डिपेंडेंट रहती है। फूल वाले पौधों में आपको चींटी दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि फूल क्या है? फूल मतलब क्या है? उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फ्रक्टोज ग्लूकोज। ठीक है, तो चींटी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता होती है, ध्यान रखिएगा। तो आप अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इलिमिनेशन मेथड जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेथड है
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी वही है, आपको ना जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? फूड चेन में एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, कभी भी खाद्य श्रृंखला में पौधा ही निर्माता या प्रोड्यूसर होता है तो पहला तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता केवल बोला गया है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, अभी तो मैंने आपको बताया प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं जो दोनों, वो सर्वाहारी हैं। अब आपको तो आंसर पता ही है कि क्या है, कि मनुष्य जो है वो शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन करता है, वो सर्वाहारी होता है। ठीक है, वो सर्वाहारी, तो वो दोनों हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, वही है, शब्दों का हेर फेर है, देखिएगा, है ना, क्लियर। तो क्या है, शब्दों का हेर फेर हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ तो घबराना नहीं है। पोषक स्तर को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब ट्रॉपिक लेवल क्या टर्म है भाई, अभी जो आपको इकोसिस्टम का जो मैंने फॉर्मेट बताया था वही है और कुछ नहीं, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि क्या हो गया, ये पौधा हो गया, पौधा प्रोड्यूसर हो जाएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर डीकम्पोजर। तो ये इस प्रकार से क्या इकोसिस्टम की एक फॉर्मेट बन गई। तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर मतलब पौधा, पौधा से भोजन प्राप्त करता है शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, उससे भोजन प्राप्त करता है मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, फिर सर्वाहारी शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन कर लेता है, अंत में मृत्यु के पश्चात सभी जीव जंतुओं की अपघटक उसका रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अपघटन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो भोजन की ऊर्जा है वो क्रमशः एक के बाद एक अंत तक जारी है। तो इसी को क्या शब्द आता है इसमें, पोषक स्तर। इसी को विभिन्न पोषक स्तर या अलग अलग ट्रॉपिक लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पोषक स्तर। प्रथम पोषक स्तर में कौन रहेगा, शाकाहारी तो रहेगा, मतलब प्रथम पोषक स्तर। प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। ठीक है, तो टर्म बस चेंज हो गया है, चीजें वही है, कंसेप्ट वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण और समुद्री आवृत्तिबेजी, जलीय ब्रायोफाइट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो समुद्री वातावरण मतलब वातावरण बोल रहे हैं, मतलब एक ना, इसमें किसकी बात हो रही है, इकोसिस्टम की बात हो रही है, परिस्थितिकी तंत्र की। इसी को क्या बोलेंगे, मरीन इकोसिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, मरीन इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, मरीन मतलब समुद्र, समुद्र में जो होता है क्या होते हैं, समुद्र में तो काई रहता है, सबसे नीचे में तो काई मिलेगा, काई मतलब एल्गी या शैवाल। एल्गी या शैवाल क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि एल्गी पौधे में सम्मिलित किया जाता है। एल्गी पौधा है क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, हरे रंग का वर्णक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के कारण वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, इसलिए वो प्रोड्यूसर है। इसके अलावा ये भी लोगों को नहीं पता रहता, समुद्र में या जलीय परितंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक कोशीय पौधे भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक कोशीय पौधे भी होते हैं। और इन एक कोशीय पौधों को R.H. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, तो एक कोशीय पौधे जो R.H. व्हिटेकर के 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है ना, उसके अनुसार ये जो एक कोशीय पौधे हैं R.H. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या होते हैं, ये क्या है, प्रोटिस्टा समूह में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके क्लासिफिकेशन सिलेबस में नहीं है तो मत पढ़िएगा। तो प्रोटिस्टा ग्रुप, तो प्रोटिस्टा समूह में क्या होते हैं, इसको सम्मिलित किया जाता है। ये एक कोशीय पौधे हैं और एक कोशीय पौधे जो हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है, हिंदी में इनको बोलते हैं पादप प्लवक।
हिंदी में इसको बोला जाता है पादप प्लवक। ठीक है, हिंदी में ये पादप प्लवक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10% का नियम किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो 10% का नियम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है ना, इस पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है ना, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, पहला नियम है उसका। दूसरा नियम बोलता है कि ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होती है तो कभी भी 100% नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ भाग अनुपयोगी रह जाता है इस प्रकृति में। ठीक है, तो लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, ऊर्जा संरक्षण के नियम को इकोसिस्टम के फॉर्मेट में इंप्लीमेंट किया या लागू किया, तो उन्होंने उसके रिजल्ट निकाले थे। तो उसमें क्या होता है, ये 10% के नियम में वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। देखिएगा तो ये भैया यहाँ पे बात हुई है, मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा संरक्षण तो ऊर्जा ही आएगा, इसमें ऊष्मा वगैरह कहाँ से आएगा। तो ऊष्मा का क्या है, सॉरी ऊर्जा का क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाना ही क्या है, 10% का लॉ है। ठीक, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। उच्चतम पोषण स्तर मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किसको मिलता है, ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन किसको मिलता है ये पूछा गया है। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, फिर तृतीयक उपभोक्ता आएगा और लास्ट में अपघटक आएगा। होता क्या है देखिएगा, जो तृतीयक उपभोक्ता होता है सर्वाहारी, तो सर्वाहारी क्या हो जाएगा, सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, तो शाकाहारी प्लस मांसाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। तो शाकाहारी और मांसाहारी मिल करके ही सर्वाहारी बनते हैं। तो क्या हो जाएगा, सर्वाहारी जो रहता है शाकाहार भी खा रहा है, मांसाहार भी खा रहा है, तो उसको हर प्रकार का न्यूट्रिशन या पोषक तत्व मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जैसे केवल जो शाकाहार का जो सेवन करते हैं पूरे मतलब 100% वेजिटेरियन है, तो जिन लोग 100% वेजिटेरियन है उन लोगों को क्या दिक्कत होता है, आजकल एक वीगन डाइट का बहुत कल्चर आ गया है जिसमें लोग डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज को नहीं खाते, लेकिन उससे होता क्या है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और होता क्या है, विटामिन B12 के अलावा जो बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग विटामिन है, थियामीन, राइबोफ्लेविन, ये पायरिडॉक्सिन वगैरह, ये नॉनवेज में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, शाकाहारियों में कुछ विशेष प्रकार के विटामिन्स की ना कमी हो जाती है। ठीक, जबकि फायदे में क्या कौन रहेगा, जो सर्वाहारी है वो इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में फायदे में, क्योंकि वो शाकाहार और मांसाहार दोनों का सेवन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाहारी या सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में क्या है, उल्टा बनता है। तो बायोमास आप देखो एक ना टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इकोलॉजिकल पिरामिड आपको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में डायरेक्ट दिया गया है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत आता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड, तो जीव भार मतलब क्या होता है, बायोमास। ठीक है, तो बायोमास का पिरामिड पूछा गया है। तो क्या होता है देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन वही है जब तक आप इसको ना इकोलॉजिकल पिरामिड को नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं बना पाओगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर को भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। बायोमास में क्या किया जाता है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। बायोमास मतलब क्या होता है, कोई भी जीवित जीवधारी का जो टोटल वेट है, तो हम लोग अपना टोटल वेट को किस में काउंट करते हैं, तो उसका टोटल वेट को हम लोग काउंट करते हैं किलोग्राम में। तो ये मेजरमेंट यूनिट हो जाएगी तो किलोग्राम में। और क्या है, इसमें से हम लोग क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब जल की मात्रा को घटा देते हैं। ठीक है,
जल की मात्रा को घटा देते। तो हमारे शरीर में और कोई भी जीवित जीवधारी मतलब पेड़ पौधा और जानवर, उसमें 70% तक तो होता ही होता है ना, उसमें 70% तक तो क्या है, जो पानी तो पाया ही जाता है। तो टोटल वेट हो गया और अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो किलोग्राम में जो भी वजन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये परसेंटेज में है। तो 70% क्या है, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, मान लो किसी आदमी का वजन क्या है, 150 किलो है। अब 150 किलो में क्या है, 70% तो उसके बॉडी में क्या होगा, पानी है। तो इसको डायरेक्ट तो माइनस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम लोग को 150 किलो का क्या है, 70% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 150 किलो का क्या करेंगे हम लोग, 70% निकालेंगे। तो ये जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 150 से घटा देंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, 150 से घटा देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आएगा, जो भी किलोग्राम में आंसर 45 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बायोमास हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायोमास निकालने का फॉर्मूला है। तो उस हिसाब से इकोलॉजिकल पिरामिड उल्टा कैसे बनेगा ये पूछा गया है। उल्टा मतलब क्या है और सीधा पिरामिड कैसे बनेगा, देखिएगा। मान लीजिए जंगल है, तो जंगल में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रहते तो उनका वजन ज़्यादा रहेगा, और जिसका वजन ज़्यादा रहेगा उसका बायोमास भी ज़्यादा रहेगा, सीधी बात है। शाकाहारी की संख्या कम होती तो वजन कम होगा, मांसाहारी का वजन और कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी संख्या कम रहती है। लेकिन यहाँ पे पिरामिड सीधा बन जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों का वजन ज़्यादा, शाकाहारी की संख्या कम, वजन कम, मांसाहारी की संख्या कम और कम, तो क्या हो जाएगा, बायोमास भी कम, ठीक है, क्लियर है। तो ये है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो रहा वन का। तालाब का क्या होता है, तालाब में देखिएगा क्या हो जाएगा, तालाब में क्या होते हैं, वही जो मैंने आपको अभी बताया, शैवाल होगा, काई, या क्या एक कोशी फाइटोप्लैंक्टन होंगे। फिर इसको कौन खाएगा, छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली। तो बड़ी मछलियाँ कोई एक थोड़ी ना होती, तालाब में बहुत सारी हो सकती। तो बड़ी मछली का वजन ज़्यादा होगा, छोटी मछली का कम। तो जिसका वजन ज़्यादा तो बायोमास ज़्यादा, जिसका वजन कम बायोमास कम। और क्या होगा, एक कोशी पौधे और क्या, शैवाल का वजन कम। तो यहाँ पे ना उलट जाएगा ये बायोमास का पिरामिड, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ये तालाब ही आंसर, 4 ऑप्शन में तो यही सही है, तो बाकी को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। बट वही है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ना ही है, एनी हाउ पढ़ के ही जाना है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे बनता है वो आपको पता रहना चाहिए। बायोमास का भी बनता है, एनर्जी का भी बनता है, और नंबर का पिरामिड भी बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन को चेंज कर दिया है, यहाँ पे समुद्र आ गया, घास का मैदान, वन और टुंड्रा, ठीक है। तो ये समुद्र ही आएगा इसमें, ऑप्शन बस पलट गए, ठीक है, ऑप्शन बस क्या है, चेंज हो गया है, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये 11 अगस्त जो 2025 है ना, सुबह 7:30 से 8:30 बजे की बैच है। ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे, शिक्षक भर्ती के लिए है बैच, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो क्या है क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये आपके लिए सीजी टेट और सी टेट के लिए भी काम आएगा। और इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो परिस्थितिकी तंत्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आता है और सिलेबस में दिया भी हुआ है। तो इसको बोलते हैं बायो जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल इंग्लिश में बोला जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। तो ये कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछा गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, ये है ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड तो चीफ ग्रीन हाउस गैस है, सबसे मेन तो यही है। हीलियम और आ गया मेथेन, मेथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, हीलियम नहीं है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पढ़ना ही है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है, वही ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट हो गया आज के डेट में। तो कौन कौन सी गैसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पता रहना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है, डेसिबल, जूल, न्यूटन और नैनो, ठीक है। तो ये डेसिबल से किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डेसिबल को एक चीज और मैं आपको बता दूं,
कई बार डेसिबल का ना सिंबल दिया रहता है ऐसा डीबी, तो स्मॉल डी और कैपिटल बी है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कैपिटल डी की स्मॉल बी, कि स्मॉल बी और कैपिटल डी, ये भी इसमें भी घूम जाते हैं हम लोग। तो स्मॉल डी कैपिटल बी है, ध्यान रखेंगे डेसिबल की यूनिट। तो ये ध्वनि प्रदूषण को मापने की एक यूनिट या इकाई है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आज हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है कुछ जो हमने क्या है सॉल्व किया, जो इकोसिस्टम मतलब इन्वायरमेंट वाले सेक्शन का था। मैंने स्टार्टिंग में आपको सिलेबस बताया था और हम लोग अकॉर्डिंग सिलेबस क्या करते जाएंगे, एक एक यूनिट के क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद भी क्या है कुछ और जो बाकी के बचे हुए यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।